देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, ये कहानी एक श्रापित गुड़िया की है। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि वो आम गुड़िया नहीं है, उसमें कुछ तो अलग है। अपने आप जगह बदल लेना, कैमरे में आंखें चमकना और फिर उस रात एक ऐसी ही चीज़ हुई जिसकी वजह से मुझे अपने परिवार की हिफाजत के लिए आखिरकार उन्हें बुलाना ही पड़ा। आपने गुड्डे गुड़ियों पर कई कहानियां तो सुनी होंगी, पर आज जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो मेरे अपने घर में हुई ऐसी सच्चाई है जिसे चाहकर भी झुठलाया नहीं जा सकता। कैसे मेरे एक गलत फैसले की वजह से मेरे पूरे परिवार की जान पर बनाई। गुड्डे गुड़ियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि धरती पर इंसानों का। इतिहास के पन्ने में हमें कई ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जिनमें किसी गुड़िया में आत्मा का वास हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो आत्मा गुड़िया के सहारे किसी असली शरीर की तलाश में जुट जाती है। इसके साथ ही सदियों से चले आ रहे काले जादू में भी खास तौर से गुड़िया का इस्तेमाल किया जाता रहा है। बात करीब 2 साल पहले की है। एक शाम ऑफिस से घर लौटते वक्त मेरी नज़र सड़क के किनारे बैठे एक आदमी पर पड़ी। अपनी छोटी सी दुकान सजाए बैठा वो आदमी कई अलग अलग तरह के खिलौने बेच रहा था। उसके पास बच्चों के पसंद आने वाले कई खिलौने थे, पर कोने में रखी ये गुड़िया मेरी नज़र को भा गई। उस वक्त तक मेरी बेटी करीब 5 साल की हो चुकी थी और उसका जन्मदिन भी आने वाला था। अतः मैंने अपनी फूल सी बेटी को सरप्राइज करने के लिए सड़क पर बैठे उस आदमी के सामने कोने में रखी उस गुड़िया को खरीदने का प्रस्ताव रखा। मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ, पर मेरी एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान है और भगवान की दया से मेरे पास एक 2 कमरों का मकान और एक मोटरसाइकिल मौजूद है। अक्सर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, पर उस दिन मेरी ठीक ठाक कमाई हुई थी, जिस वजह से मेरी जेब में थोड़े पैसे मौजूद थे। जैसे मैंने उस आदमी के सामने गुड़िया खरीदने का प्रस्ताव रखा तो उसने गुड़िया का दाम बढ़ाकर बताया, जिससे मैं थोड़ा मायूस हो गया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ दूर आगे ही बढ़ा था कि उसने मुझे आवाज़ देकर वापस से बुलाया और थोड़ा मोल भाव करने के बाद मैंने वो गुड़िया खरीद ली। घर लौटते वक्त एक दुकान से मैंने उस गुड़िया को अच्छे से गिफ्ट रैप करवा दिया। इन सब कामों को करने में मुझे काफ़ी देरी हो गई थी, जिस वजह से जब मैं घर पहुंचा तो बिटिया रानी सो चुकी थी और घर पहुंचकर मैंने वो गिफ्ट छिपा कर रख दिया और खाना खाते हुए अपनी पत्नी को गुड़िया के बारे में बताने लगा। फिर कुछ दिन गुजरे और मेरी बेटी का जन्मदिन भी आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम ज़्यादा अमीर लोग तो नहीं हैं, अतः एक छोटा सा केक लाकर मैंने अपनी बेटी का जन्मदिन बनाया। गिफ्ट देखकर मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और सब जगह उस गुड़िया को अपने साथ लेकर घूमने लगी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे बोला कि उसे लगता है कि उस गुड़िया में कुछ तो गड़बड़ है, पर हंसते हुए मैंने उसकी बात टाल दी और ठीक से सोने और आराम करने को कहा। फिर एक दोपहर मैं खाना खाने अपने घर लौटा। मेरी पत्नी उस समय नहा रही थी और मेरी बेटी कमरे में गुड़िया के साथ खेल रही थी। तभी अचानक ही मुझे किसी और बच्चे की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरा वहम है, पर थोड़ा ध्यान देने पर पता चला कि वो आवाज़ हमारे कमरे से ही आ रही थी। कमरे में जब जाकर देखा तो मेरी बेटी नींद और होश की मिलीजुली स्थिति में बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ पर बंधे हुए थे और साथ में वो गुड़िया लेटी हुई थी। इतना ही नहीं, उस गुड़िया के हाथ के करीब मेरे घर का सबसे बड़ा और धारदार चाकू पड़ा था। दोस्तों, ये मंजर देखकर कुछ क्षणों के लिए तो मैं असमंजस की स्थिति में चला गया। मेरे सामने के उस नज़ारे को देख मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी मैं उसे खड़े होकर देख ही रहा था कि तभी मेरी पत्नी नहाकर आई और बेटी की ऐसी हालत देखकर मुझ पर चिल्लाने लगी। भागकर उसने हमारी बेटी के हाथ पर खोले, साथ ही गुड़िया के पास पड़े चाकू को दूर फेंक दिया और हमारी बेटी को अपने साथ लेकर हॉल में चली गई। दरवाजे पर खड़े खड़े जब मेरी नज़र उस गुड़िया की तरफ पड़ी तो मुझे ना जाने क्यों उसकी आंखों में अजीब शैतानी चमक नजर आई। पर दोबारा बात को अनदेखा कर मैं दरवाज़ा बंद करके हॉल में चला गया। शाम होते होते मेरी बेटी को पूरी तरह होश आ गया और उसके होश में आते ही मेरी पत्नी ने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए उससे पूछने लगी कि
बेटा तुम्हें किसने इस तरह से बांधा था? पर दोस्तों मेरी बेटी का जवाब सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि वो साहिबा के साथ खेल रही थी और साहिबा ने ही उसे इस तरह से बांधा था। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि इस नाम की कोई भी लड़की हमारे पूरे मोहल्ले में नहीं रहती थी। उस शाम से मैंने गुड़िया पर नज़र रखना शुरू कर दिया, हालांकि मैं पूरा दिन उस पर ध्यान नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने रात को अपनी पत्नी को भी इस बारे में बताया और उसे भी गुड़िया पर ध्यान देने को बोला। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और हर गुजरते दिन के साथ ही मैं अपनी बेटी के बर्ताव में होते बदलाव को देख रहा था। मेरी हंसती खेलती बेटी अब बस कमरे में बैठी रहती और सारा दिन बस गुड़िया के साथ खेला करती या कोने में बैठकर उस गुड़िया से बातें करती रहती। फिर एक दिन मैंने दुकान से छुट्टी ली और पूरा दिन घर ही बैठकर आराम करने की सोची। मेरी बेटी भी उस दिन अपनी माँ के साथ नानी के घर गई हुई थी। मैं जैसे ही बिस्तर पर जाकर लेटा तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई बड़ी बुरी नफरत भरी नज़रों से मुझे देख रहा हो। कमरे में गर्दन घुमाने पर मेरी नज़र उस गुड़िया पर पड़ी और मैंने तुरंत ही उठकर उसे अलमारी के अंदर बंद कर दिया। पता नहीं कैसे पर उस गुड़िया को अलमारी में बंद करते ही मुझे बहुत ही सुकून मिला, जैसे एक सांस के लिए तड़पते को खुली हवा मिल गई हो। फिर कुछ ही देर के बाद मेरी आंख भी लग गई और जब मेरी नींद खुली तो उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। समय देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं लगभग 12 घंटों से सो रहा था, पर ना मुझे किसी तरह की थकान थी और ना ही मैंने कोई नशा किया था। फिर इतनी लंबी और गहरी नींद के पीछे क्या कारण रहा होगा? पूरी रात में इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। सूरज की पहली किरण के साथ मैंने घर का दरवाजा खोला और बाहर बैठी बिल्ली के लिए एक कटोरी में दूध और कुछ खाने का सामान रख दिया। वो हमारी पालतू बिल्ली तो नहीं थी, पर कई महीनों से वो हमारे घर के आसपास घूमा करती थी। हमारी बेटी को भी वो बिल्ली बहुत पसंद थी, पर जिस दिन से मैं अपने घर में उस गुड़िया को लेकर आया था, मोहल्ले में इस बिल्ली का दिखना भी बंद हो गया था। मैंने गेट पर ही बैठे हुए उस बिल्ली के दूध खत्म करने का इंतजार किया, पर हैरान की बात ये थी कि उस बिल्ली ने दूध और खाने को छुआ तक नहीं, सिर्फ मेरे सामने बैठी मुझे देखती रही, मानो मुझे किसी तरह की चेतावनी देना चाहती हो। अभी मैं उस बिल्ली की नज़र को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक से मेरे पीछे किसी छोटी बच्ची के हंसते हुए भागने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मैं तुरंत ही सतर्क हो गया। बिल्ली को गेट पर ही छोड़ मैंने दरवाजे के पीछे से लठ उठाया और पूरे घर में घूमकर उस आवाज़ के स्रोत को तलाश करने लगा। घर के अंदर मुझे कोई बच्ची तो नज़र नहीं आई, पर जिस गुड़िया को मैंने पिछले दिन अपने हाथों से अलमारी में बंद किया था, वो अब मेरे सामने सोफे पर बैठी हुई थी। इतना ही नहीं, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी निर्जीव चीज में होना नामुमकिन सा था। अपनी आंखों के सामने का ये नज़ारा देखकर डर की एक लहर मेरे शरीर में समा चुकी थी। मैंने फौरन उस गुड़िया को उठाया और दोबारा से अलमारी में बंद करके इस बार अलमारी पर ताला लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने घर की थोड़ी साफ सफाई की और मैं खाना खाकर दुकान पर चला गया। जब रात को मैं दुकान से घर लौटा तो दरवाजे पर वही बिल्ली मरी हुई पड़ी थी जिसे मैंने सुबह दूध और खाना दिया था। किसी ने बड़े ही बेरहमी से उसके पेट को फाड़ दिया था। अब ये देखकर मेरा दिल भर आया और मैं उसके पास बैठकर रोने लगा। फिर कुछ देर उसके पास बैठकर मैंने आंगन में रखी कचरे वाली काली थैली उठाई और बिल्ली को उसमें डालकर पास ही के एक मैदान में दफनाया। घर लौटते समय मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि बिल्ली के साथ ऐसी दरिंदगी किस जानवर ने की होगी, पर मेरे जहन में चल रहे सवालों के जवाब मेरे ही घर में मौजूद थे। जैसे मैंने ताला खोलकर घर के अंदर कदम रखा तो वैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खुला पड़ा मिला। फ्रिज बंद करने जब मैं किचन में पहुंचा तो देखा कि पूरे किचन में खून की नदी बह रही थी। अब ये सब देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं भागकर दरवाज़ा बंद करने फ्रिज के पास गया तो मैंने देखा कि उसमें बिल्ली की अंतड़ियाँ पड़ी थी और किचन के एक कोने में वो गुड़िया बैठी थी। हाँ, वही गुड़िया जिसे मैंने अलमारी में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया था। इतना ही नहीं, उस गुड़िया का पूरा मुंह खून से लथपथ हो रखा था। फिर अगली सुबह मेरी पत्नी और बेटी भी घर आने वाले थे, इसलिए जब बात मुझे हाथ से निकलती हुई नजर आने लगी तो आधी रात को सबके सोने के बाद मैंने उस गुड़िया को लिया और अपने घर से 20 किलोमीटर दूर एक खेत में खड़े बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। जैसे मैं गुड़िया को वहां दफना कर पलटा तो मुझे एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज़ आने लगी और ये सुनकर मुझे पूरी तरह से
इस बात पर भरोसा हो गया कि उस गुड़िया में किसी आत्मा का साया मौजूद है। अभी मैंने 24 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि मुझे अपनी ही बेटी की डरी और घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे लौट कर आने को कह रही थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एक बार के लिए पलटने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में बचपन में सुनी बात ने दस्तक दी। बचपन में मेरी दादी अक्सर बोला करती थी, अतृप्त आत्माएं अक्सर लोगों को पीछे से आवाज़ लगाती हैं और अगर हम पलट जाते हैं तो वो आत्मा जिस भी कारण से वहाँ पर बंधी होती है तो वो बंधन टूट जाता है। बंधन के टूटने के साथ ही वो पलटने वाले व्यक्ति के साथ जुड़कर धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर लेती हैं। दादी की बात पर भरोसा करते हुए मैं सिर नीचे करके चलता रहा। मुझे मालूम था कि जो आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी वो सच नहीं है, पर अपनी बच्ची की दर्द भरी आवाज़ें सुनकर मेरा दिल भर आया और मैं रोते रोते अपने फैसले को कोसता हुआ बस आगे बढ़ता जा रहा था। घर पहुंचकर मैंने सब कुछ साफ किया और मैं नहाकर सोने के लिए लेट गया। फिर अगली सुबह मेरी पत्नी और बेटी भी घर लौट चुकी थी। उनके आने से मुझे एक अलग सा सुकून मिला। कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर शायद जो तूफान हमारी ज़िंदगी में अब दस्तक देने वाला था उसका अंदाज़ा ना तो मुझे था और ना ही मेरी पत्नी को। हमारी बेटी ने आते ही सबसे पहले मुझे घर में अपनी गुड़िया को ढूंढना शुरू कर दिया। जब काफ़ी देर तक अलग अलग जगहों पर देखने के बाद भी उसे वो गुड़िया नज़र नहीं आई तो वो धीरे से मेरे पास आकर बोली, पापा आपने साहिबा को कहीं देखा है? वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। उसने मुझे कहा भी था कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊं, पर मैं जल्दबाजी में उसे यहीं भूल गई थी। प्लीज़ पापा मुझे बताओ ना, साहिबा कहाँ है? वो अब मुझसे गुस्सा होने लगी। अपनी बेटी की मासूमियत को देखकर मैं असमंजस में पड़ गया। आखिर उसे क्या जवाब दूं? पर उस वक्त मैंने उस बात को टाल दिया था और नाश्ता करके मैं दुकान पर चला गया। दोपहर के करीब मेरे पास मेरी पत्नी का फ़ोन आया। वो रोते हुए कॉल पर बोली कि हमारी बेटी घर के बाहर आंगन में खेल रही थी, पर पिछले 1 घंटे से वो गायब है। पड़ोसियों को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ पर गई। इतना सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। बिना कुछ सोचे ही मैंने दुकान का शटर गिराया और मोटरसाइकिल पर बैठकर पहले तो सीधा घर भागा और इधर उधर पड़ोसियों से पूछने के बाद अपनी पत्नी को दिलासा देकर मैं अपनी बेटी को करीबी मोहल्ले और पार्कों में ढूंढने निकल गया। एक के बाद एक मोहल्ले, पार्क और दुकानों पर पूछताछ करने के बाद भी लगातार मुझे निराशा का ही सामना करना पड़ रहा था। एक दुकान से दूसरी दुकान तलाश करते हुए मुझे कई घंटे बीत चुके थे। हर कुछ मिनटों में मेरी पत्नी मुझे फ़ोन करती और उम्मीद भरी आवाज़ में मुझसे पूछती, क्या मुझे हमारी बेटी मिली? पर मैं हर बार मायूसी भरे स्वर में उसे मना कर देता। अब हताशा मेरे दिमाग पर पूरी तरह हावी होती जा रही थी। अंधेरा होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। हर गुजरते पल के साथ बुरे ख्याल मुझे झंझोर रहे थे, क्योंकि अभी मेरी बेटी को गायब हुए 24 घंटे नहीं बीते थे। अतः पुलिस स्टेशन से भी मुझे कोई सहायता नहीं मिली। मैंने लगभग हमारे घर से 5 किलोमीटर के दायरे में तलाश खत्म कर दी और मेरी मोटरसाइकिल भी पेट्रोल खत्म होने की वजह से झटके देना अब शुरू कर चुकी थी। जैसे ही मैं पेट्रोल पंप पर पहुंचकर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने लगा कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। वो मेरी पत्नी का ही कॉल था। पेट्रोल भरवाते ही मैंने उसका कॉल उठाया। दूसरी तरफ से मेरी पत्नी ने रोती हुई आवाज़ में मुझसे बोला कि हमारी बेटी अब घर आ चुकी है। इतना ही सुनना था कि मैंने आओ देखा ना ताओ, सीधा मैं घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर मैंने देखा कि हमारी बेटी के कपड़े पूरी तरह से मिट्टी में सने हुए थे और उसके पास वही गुड़िया रखी हुई थी जिसे मैंने पिछली रात इतनी दूर जाकर गाड़ा था। अब ये देखना ही था कि मेरे बदन से ठंडे पसीने निकलने लगे। घबराते हुए मैंने अपनी बेटी से बात करने की कोशिश की, पर वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। बस गर्दन नीचे किए हुए अजीब आवाज़ में ना जाने क्या क्या बड़बड़ाई जा रही थी। फिर कुछ देर प्यार से पूछने के बाद मैंने उसके दोनों कंधों को पकड़कर जोर से हिला दिया और गुस्से भरे लहजे में उससे पूछा कि वो कहाँ पर चली गई थी। मेरी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया तो उसका चेहरा देखकर मैंने फौरन ही अपने हाथ हटा लिए और डर से 2 कदम पीछे हो गया। और मेरी पत्नी वो तो बेहोश हो चुकी थी। दोस्तों, मेरी बेटी के शरीर पर किसी और का चेहरा था जो बुरी तरह से कुचला हुआ था। अपनी पत्नी को उठाने की कोशिश करते हुए मैंने दोबारा अपनी बेटी की तरफ देखा, पर अब उसका चेहरा पहले जैसे सामान्य हो चुका था। फिर कुछ देर मेहनत और मशक्कत के बाद मेरी पत्नी को होश आया। उसके जागते के साथ ही
मैंने हनुमान चालीसा चला दिया, जिससे कुछ ही देर में मेरी बेटी बिस्तर पर लेटी और सो गई। उसके सोते ही मैंने फौरन ही मंदिर से गंगा जल उठाया और उससे अपनी बेटी के आसपास एक गोल घेरा बना दिया। दूसरी तरफ मेरी पत्नी को होश तो आ चुका था, पर डर उस पर इस कदर हावी था कि वो कांप रही थी। अतः मैंने अपनी पत्नी को पकड़ा और रात गुजरने का इंतजार करने लगा, पर वो रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर गुजरता पल एक सदी की तरह लग रहा था। दोस्तों, वो रात मेरे पूरे परिवार के लिए एक इम्तिहान थी। सुबह की पहली किरण के उगते के साथ ही मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और शहर के बाहर वाले मंदिर से पंडित जी को अपने साथ घर ले आया। यहाँ मैं आपको बताता चलूं, जिन पंडित जी को मैं घर लेकर आया था वो एक सिद्ध इंसान थे। एक बार मेरी दुकान के पास वाले घर में किसी को प्रेत बाधा हुई थी, तो कई पंडितों और कई मौलानाओं को बुलाया गया, पर किसी से वो बाधा का निवारण नहीं हो पाया। पर जब ये खबर इन पंडित जी तक पहुंची तो बिना वक्त बर्बाद किए इन्होंने एक ही बैठक में उस व्यक्ति की बाधा का निवारण कर दिया था। तभी से मैं महीने के 1-2 बार इनके पास जाता रहता था। दोस्तों, पंडित जी के आंगन में कदम रखते ही मेरी बेटी जाग गई। साथ ही किसी और की आवाज में चीखते हुए पंडित जी को घर से चले जाने की धमकी देने लगे। मगर उन्होंने शायद मेरी बेटी के शरीर में जो आत्मा थी उसकी ताकत को दूर से ही भांप लिया था। अतः उन्होंने सीधे घर में ना जाकर पहले मंत्रों से पूरे घर का एक चक्कर लगाया और फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए घर के भीतर चले आए। उनके चेहरे का तेज देख एक बार के लिए मुझे भी डर लगने लगा। जैसे उनके मंत्रों का उच्चारण खत्म हुआ तो उन्होंने अपने सामने 2 गोले बनाए। एक में मेरी बेटी को लेटाने का आदेश दिया और दूसरे के उस गुड़िया को रखने का। उनकी बात सुनते के साथ ही मैंने पहले तो उस गुड़िया को घेरे में रखा, पर जब मैं अपनी बेटी की ओर मुड़ा तो सारी ताकत लगाने के बाद भी मैं अपनी छोटी सी बच्ची को 1 इंच भी नहीं हिला पाया। मायूसी भरी नज़र से मैंने पलटकर जब पंडित जी को देखा तो उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी शीशी निकाली और मुझसे उसके पानी का छिड़काव अपनी बेटी पर करने को कहा। फिर दोस्तों, जैसे ही मैंने उसका छिड़काव अपनी बेटी पर किया तो वो बेहोश हो गई। ये देखकर मेरी पत्नी उसे उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, पर पंडित जी ने हाथ के इशारे से मेरी पत्नी को दूर रहने को कहा और वो खुद अपनी जगह से उठकर मेरी बेटी के पास गए और उसे उठाकर उनके बनाए घेरे में लिटा दिया। साथ ही मुझे और मेरी पत्नी को अपने दिल को मजबूत रखने को कहा। जैसे जैसे पंडित जी ने हवन स्थापित किया और मंत्रों का उच्चारण आगे बढ़ा तो मेरी बेटी के शरीर ने हरकत करनी शुरू कर दी। उसके हाथ और पैर अजीब ढंग से मुड़ गए और उसके चेहरे ने वही भयानक रूप धारण कर लिया जिसे देखकर पिछली रात मेरी पत्नी बेहोश हो गई थी। जब वो आत्मा पूरी तरह से सामने आई तो पंडित जी ने उससे सवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन जो कुछ उस आत्मा ने बताया वो सुनकर तो मेरे आंसू निकल आए। दर्द में कराहते हुए मेरी बेटी के मुंह से उस आत्मा ने बताया कि उसका नाम साहिबा है, वो आगरा की रहने वाली थी। मेरी तरह उसके पिता भी ये गुड़िया उसके 5वें जन्मदिन पर उसके लिए लेकर आए थे। एक दोपहर वो अपनी गुड़िया के साथ बालकनी में खेल रही थी। क्योंकि उसके दोनों माता पिता पेशे से टीचर थे, अतः दोनों ही अपने अपने स्कूल गए हुए थे। पीछे से साहिबा को संभालने की जिम्मेदारी एक महिला को दी गई थी जिसका नाम काजल था। उस दोपहर काजल बाथरूम में थी और तभी बालकनी में एक बंदर आ गया जिसने साहिबा की गुड़िया को नीचे फेंक दिया और उसे डराकर वहां से भाग निकला। क्योंकि साहिबा को अपनी गुड़िया से बहुत ही ज़्यादा प्यार था तो उसने बाथरूम के दरवाजे पर जाकर काजल से जल्दी बाहर आने को कहा। पर जब काजल ने साहिबा की बात पर ध्यान नहीं दिया तो साहिबा खुद दरवाज़ा खोलकर नीचे चली गई। अब साहिबा जिस घर में रहा करती थी वो मेन रोड पर बना हुआ था और दोपहर का वक्त होने की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। पर इतनी छोटी बच्ची को ट्रैफिक की क्या समझ थी। जैसे ही साहिबा ने अपनी गुड़िया को उठाया तो दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से आती एक कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि साहिबा 10 किलोमीटर दूर जा गिरी। सिर फटने और कई हड्डियों के टूटने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पर साहिबा की पकड़ अपनी गुड़िया पर इतनी मजबूत थी कि टक्कर के बाद भी वो गुड़िया साहिबा के हाथों में मौजूद थी। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही साहिबा के माता पिता भागते हुए घर पहुंचे और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। पर साहिबा बहुत पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। साहिबा के मरने के बाद उसकी माँ बिल्कुल पागल सी हो गई। वो पूरा दिन बस अपने हाथ में गुड़िया लिए बैठी रहती और उससे बातें करती रहती। अब क्योंकि साहिबा की मौत समय से पहले हुई थी अतः उसे मुक्ति नहीं मिल सकती थी और उसकी आत्मा ने
अपनी गुड़िया को अपना नया घर बना लिया। कभी कभी साहिबा अपनी माँ से गुड़िया के जरिए बात भी करती थी, पर उसके पिता से अपनी पत्नी का ये पागलपन देखा नहीं गया और उन्होंने इस गुड़िया को एक कचरे के ढेर के पास फेंक दिया, जहाँ से ये गुड़िया किसी तरह कई हाथों से गुजरकर उस आदमी तक पहुंची जिससे मैंने इसे खरीदा था। मेरी बेटी को साहिबा की आत्मा ने अपना नया शरीर बनाने की पूरी कोशिश की, पर हर बार वो नाकाम ही रही। फिर जब मैंने उसे गाड़ दिया था तो उसने किसी तरह मेरी बेटी के दिमाग में घुसकर गुड़िया को उस पेड़ के नीचे से बाहर निकाल लिया। और यही वो पल था जब साहिबा की आत्मा ने पूरी तरह मेरी बेटी के शरीर पर अपना काबू पा लिया। दोस्तों, साहिबा की आत्मा की पूरी बात सुनकर पंडित जी ने उसके साथ सहानुभूति जताई, क्योंकि अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, अतः उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं था। कुछ देर बात करके पंडित जी ने मुझे उनके साथ चलने को कहा। जाते वक्त पंडित जी ने पहले घेरे से गुड़िया को उठाया और मेरी पत्नी को सख्त आदेश दिया कि दूसरे घेरे से कोई छेड़छाड़ ना करे। घर से निकलकर मैं और पंडित जी कुछ दूर मौजूद शमशान घाट पहुंचे और वहां उन्होंने एक क्रिया की और फिर उस गुड़िया को आग के हवाले कर दिया। गुड़िया के जलते के साथ ही हम दोनों पलटकर घर की ओर बढ़ चले, लेकिन जैसे ही हम पलटे तो पीछे से वही दर्द भरी कराहने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब हम घर लौटे तो मेरी बेटी अब दोबारा पहले जैसी हो चुकी थी। पंडित जी ने अपनी पोटली से एक ताबीज भी निकाला और उसे मेरी बेटी को गले में बांधकर उसे अस्पताल ले जाने को कहा। वो ताबीज आज भी मेरी बेटी के गले में मौजूद है, पर सुकून की बात यह है कि अब मेरी बेटी अब स्वस्थ है और उसके कई दोस्त भी बन चुके हैं जिन्हें वो अक्सर घर लेकर आती है। आशा करता हूँ दोस्तों हमारे परिवार पर यह शांति इसी तरह बनी रहे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।